हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वाले क्लास में हम लोग परमेबिलिटी स्टार्ट किए थे और फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी तक हम लोग पहुंच गए थे। अब आज हम लोगों का यही वाला डिस्कशन होगा और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। क्यों इम्पॉर्टेंट होगा? एक तो पहले आपके ये थ्योरी के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। एसबीटी में आपको पूछ लेगा कि आपका ये फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी एक्सप्लेन कीजिए, चाहे 4 मार्क्स में चाहे 6 मार्क्स में। तो अगर 4 मार्क्स में पूछता है तो आपको ये 8 टॉपिक इसमें से डिस्कस कर दीजिए। 6 मार्क्स में पूछता है तो टोटल ही डिस्कस कीजिए, क्योंकि आपको लगभग 11 पॉइंट्स है। 6 मार्क्स में आप हर एक मार्क्स के लिए 2 पॉइंट्स लिखेंगे, सफिशियंट होगा। पॉइंट्स छोटे छोटे हैं, लेकिन क्योंकि वैरायटी है, 10 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को जोड़ करके आप सबसे निकालना चाह रहे हैं कि परमेबिलिटी को एक एक करके इन सारे से क्या फ़र्क पड़ता है, इसलिए एक तो ये थ्योरी में इम्पॉर्टेंट है। दूसरा कि जब लास्ट में जब ये सारा आप पढ़ लेंगे, उसका एक फॉर्मूला आपका बनेगा। जो आप फॉर्मूला देखेंगे उस फॉर्मूले में कुछ न्यूमरेटर में चीज़ें होंगी, कुछ डिनोमिनेटर में चीज़ें होंगी, और लगभग 3 आइटम होंगे जो ऊपर होंगे और 5 आइटम होंगे जो नीचे होंगे। मतलब इसमें से लगभग 6-7 चीज़ का तो डायरेक्टली कोई ना कोई वैल्यू या कोई ना कोई एक ऐसा फॉर्मूला रहता है। जैसे कोई म्यू हो गया, किसी का डेंसिटी हो गया तो रो हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया तो जी हो गया। तो कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आपको इन सारे के होंगे जो या तो न्यूमरेटर में आएंगे या डिनोमिनेटर में आएंगे। अब वो फॉर्मूला समझ में आने के लिए ये सारा जो आपका फैक्टर्स है ये समझ में आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे इसी में से साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल हो गया, इसको हम डी बोल देते हैं। स्पेसिफिक सरफेस एरिया, इसको एस एस बोल देते हैं। उसके बाद वॉइड रेशियो को ई बोल देते हैं। डिग्री ऑफ सेचुरेशन को एस बोल देते हैं। अगर हम लिख दें के इज इक्वल टू डी इंटू ई डिवाइडेड बाई एस एस इंटू एस, अगर हम ये फॉर्मूला लिख दें तो आपको अगर एग्जाम में अगर हम ये चारों क्वेश्चन में डेटा दे दें और हम बोले कि परमिबिलिटी कितना है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ऊपर कौन सा रहेगा नीचे कौन सा रहेगा? या तो ये रटना पड़ेगा पूरा कि डी इंटू ई डिवाइडेड बाई एस एस इंटू एस। तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे समझना है कि जैसे हम साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल के बारे में बताएंगे। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ परमिएबिलिटी के, इसका मतलब है कि ये जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ेगा, इसका मतलब ये न्यूमरेटर में आएगा। फिर स्पेसिफिक सरफेस एरिया के बारे में बताएंगे। अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, मतलब जैसे जैसे सरफेस एरिया स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ेगा, अगर परमिएबिलिटी आपका कम होता है तो ये कहाँ आएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि डिनोमिनेटर की चीज़ें जैसे जैसे बढ़ती हैं वैसे वैसे वैल्यू आपका आंसर जो आएगा वो कम होते चला जाएगा। तो पहले एक एक करके जब ये सारे पार्टिकल्स जो सारे फैक्टर्स को आप समझेंगे, तो अपने आप अगर आपको ये थ्योरी एग्जाम के लिए याद हुआ तो आगे पूरे लाइफ टाइम में आपको ये जो आप फॉर्मूला देखेंगे उसका, वो फॉर्मूला जनरल वे में याद नहीं होता है। आपकी कोई लॉजिक नहीं होगा ना। अब सडनली लिखा है सी इंटू डी इंटू ई क्यूब डिवाइडेड बाई एस एस इंटू कोई और म्यू, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, या गामा डब्ल्यू लिखा हुआ है। अब आप इसको किस लॉजिक से याद करेंगे? ये तो एक एम्पेरिकल फॉर्मूला की जैसा फिर आपको याद करना पड़ेगा। आप आज याद कर लेंगे, 6 महीने तक याद रहेगा, फिर भूल जाएंगे। अगर आप ये सारे फैक्टर्स की कहानी समझ जाते हैं तो ये वाला जो होगा कॉन्सेप्ट, ये आपको पूरी तरह से क्लियरली समझ में आ जाएगा। और उसके वजह से आपको फ़ायदा कहाँ मिलेगा? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक जब आप पहुँचेंगे। क्योंकि अभी आप 3rd सेम में हैं, आपको 6th सेम पास करने के बाद कोई एग्ज़ाम देना है, तो 1.5 साल का तो गैप आपके पास ऐसे ही है। तो 1.5 साल में फिर सारी चीज़ें भूलेंगे, तो एटलीस्ट वो चीज़ें याद रहेंगी जो आप अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से समझेंगे। हम इस तरह से ही इसको समझाएंगे कि सेमिस्टर में भी काम आ जाए और आगे भी आपको कहीं पे काम आ जाए। अब कौन कौन से फैक्टर है जिसमें आपका परमिएबिलिटी डिपेंड करता है? पहले नाम सुन लीजिए। साइज ऑफ सॉयल पार्टिकल, ग्रेन का जो साइज़ होता है, जो हम आपको अभी तक बताते आ रहे थे। स्पेसिफिक सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, क्या होता है अभी एक्सप्लेन कर देंगे। शेप ऑफ सॉयल पार्टिकल के ऊपर में कि सॉयल का पार्टिकल किस शेप का है, राउंडेड है या फिर एंगुलर है या सब एंगुलर है, सब राउंडेड है, इस तरह से। वॉइड रेशियो के ऊपर में डिपेंड करता है। सॉयल का स्ट्रक्चर कैसा है, फ्लॉक्यूलेटेड है या डिस्पर्स्ड है, आगे इमेज भी दिखाएंगे उससे क्लियर हो जाएगा। डिग्री ऑफ सेचुरेशन पे डिपेंड करता है। वाटर के प्रॉपर्टीज़ पे, जैसे विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, एड्जॉर्ब्ड वाटर, किसी भी एक पार्टिकल के चारों तरफ कितना वाटर जो है वो आपको सरफेस पे उसके लगा हुआ है, ये कहलाएगा मेरा एड्जॉर्ब्ड वाटर। तो इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा आपका परमिएबिलिटी। और ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर अगर होंगे सॉइल में तो वो क्या करेंगे, वो पोर्स को जाकर के फिल कर देंगे, वहाँ से पानी ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा होगा ऑर्गेनिक मैटर उतना कम होगा परमिएबिलिटी। तो यहाँ से समझ में आ गया कि इसका इन्वर्स रिलेशन है। अब ये सारे को जब एक एक करके अभी हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे, जब डिस्कस करेंगे, तो अपने आप सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी। अब सबसे पहले आपका क्या है, साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल।
सॉयल पार्टिकल के साइज के हिसाब से परमिएबिलिटी कैसे वेरी कर सकता है। हम आपको बताए थे कि जितना आप बड़े बड़े साइज का आप ग्रेवल्स अगर ले रहे हैं तो आप इस तरह से 3 ग्रेवल्स रख देंगे, इनके बीच का गैप जो होगा वो पानी के लिए सफिशिएंट होगा कि वो आराम से ट्रेवल करे। तो सबसे ज़्यादा परमिएबल कौन होता है? ग्रेवल होता है। सबसे लीस्ट परमिएबल कौन होता है? क्ले होता है। इससे आपको क्या समझ में आया था कि जितना पार्टिकल का इंडिविजुअल साइज बड़ा होगा परमिएबिलिटी उतना ही ज़्यादा होता जाएगा, जितना पार्टिकल का साइज छोटा होते जाएगा परमिएबिलिटी उतना ही कम होता चला जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि साइज ऑफ सॉयल पार्टिकल का आपको डायरेक्टली रिलेशन है परमिएबिलिटी के साथ। साइज ऑफ सॉयल पार्टिकल ज़्यादा, परमिएबिलिटी ज़्यादा। साइज ऑफ सॉयल पार्टिकल कम, परमिएबिलिटी कम। तो आप कह सकते हैं कि अब के जो है, अब आपको ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन कौन दिए हैं? साइंटिस्ट दिए हैं, एलन और हेजन। तो इसको कहते हैं एलन हेजन इक्वेशन। तो एलन हेजन ने बताया कि जो परमिएबिलिटी होता है वो डायरेक्टली सॉइल के पार्टिकल के स्क्वायर पे वेरी करता है। मतलब जो आपका साइज, एक तो ये तो समझ में आ गया ना कि डी स्क्वायर से वेरी कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे डी बढ़ेगा वैसे वैसे डी स्क्वायर भी बढ़ेगा, वैसे वैसे परमिएबिलिटी बढ़ेगा। तो परमिएबिलिटी डायरेक्टली 1:1 के रेशियो में नहीं बढ़ेगा। अगर साइज ऑफ पार्टिकल्स अगर 2 बढ़ा है इसका मतलब है परमिएबिलिटी 4 टाइम्स बढ़ेगा। साइज ऑफ पार्टिकल अगर 3 टाइम्स बढ़ा है तो परमिएबिलिटी 9 टाइम्स बढ़ेगा, मतलब लेकिन बढ़ेगा। तो ये तो समझ में आ गया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ से दिमाग में एक चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए कि जब भी आएगा k इज इक्वल टू, जब कोई फॉर्मूला बनाएंगे तो डी स्क्वायर कहाँ आएगा? ऊपर आएगा, न्यूमरेटर के साइड में, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब थ्योरी पढ़िए। परमिएबिलिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल। इफ द सॉइल इज कोर्स, मतलब बड़े साइज का है, कोर्स ग्रेड, परमिएबिलिटी इज मोर, and if it is fine grained permeability is low. The relation between coefficient of permeability and particle size can be shown from equation 1 हटा दीजिए, अभी इक्वेशन नंबर नहीं लिखे हैं। and particle size can be shown from this equation as follows: k is directly proportional to d square। ये हम लोगों को, अब आपको ये याद रखना है, ठीक है। वेरी करता है ये तो याद रहेगा ही कि लीनियर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और साथ में ये फॉर्मूला भी आपको याद रख लेना है। ये एक चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए। इतनी बार डिस्कस हुआ है लास्ट क्लास में कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब स्पेसिफिक सरफेस एरिया। स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता है कि एक पार्टिकल का अपना जो ये सरफेस एरिया है। अब इसी तरह से आप देखिए कि जब आप क्ले में जाइएगा तो आपको एक जगह में, एक इतने वॉल्यूम में हो सकता है कि 1000 आपको ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, और ग्रेवल अगर रखिएगा तो हो सकता है कि 50 ऐसे ऐसे पार्टिकल्स होंगे इस तरह से। तो अब इन 50 का स्पेसिफिक सरफेस एरिया निकालिएगा तो ये आएगा, कुछ वैल्यू मान लेते हैं, वैल्यू दे देते हैं 1000। तो जब ये 1000 वाले जो सॉइल के क्ले के जो पार्टिकल्स हैं, जब उनका स्पेसिफिक सरफेस एरिया निकालिएगा वो निकल करके आएगा 10,000। इसका मतलब क्या होता है कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया, जितना पार्टिकल का साइज छोटा होते जाएगा स्पेसिफिक सरफेस एरिया उतना बढ़ते चला जाएगा। जब उतना ज़्यादा बढ़ते चला जाएगा इसका मतलब है कि आपको पता है कि जैसे जैसे आपका पार्टिकल का साइज छोटा होते जाता है तो परमिएबिलिटी तो कम होते चला जाता है, और पार्टिकल का साइज छोटा भी हो रहा है तो आपको स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम डिसाइड करें कि हम क्ले यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, तो क्ले यूज़ करने वाले हैं तो हमको पता है कि परमिएबिलिटी डाउन होगा। क्यों डाउन होगा? क्योंकि मेरा जो डायामीटर है वो मेरा क्या है? डाउन है। और जब मेरा डायमीटर डाउन है मतलब कम है तो मेरा स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होगा? ज़्यादा होगा ऑब्वियसली। ये चीज़ यहाँ से समझा दिए कि एक पार्टिकल का ये आप स्पेसिफिक सरफेस एरिया निकालिएगा और उसको फिर जितने पार्टिकल्स उससे मल्टीप्लाई कीजिए इस केस में, और फिर वही चीज़ कीजिए क्ले के केस में, तो क्ले का ज़्यादा आता है। तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया डायमीटर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जब डायमीटर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऑब्वियसली परमिएबिलिटी के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि ये दोनों तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना एक दूसरे के। तो डी के जब इन्वर्सली है तो के के भी इन्वर्सली हुआ, तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे सॉइल का पार्टिकल छोटा करते जाएगा स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ते चला जाएगा। अब एग्जाम में कई बार जब न्यूमेरिकल्स पूछता है तो क्या करता है ना, स्पेसिफिक सरफेस एरिया का आपको बता देगा वैल्यू कि कुछ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बता देगा। अब आपको वहाँ पे याद रहना पड़ेगा कि डायमीटर कहाँ रहेगा? न्यूमरेटर में। स्पेसिफिक सरफेस एरिया कहाँ रहेगा? डिनोमिनेटर में। क्यों? क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दोनों को मर्ज कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे है, यहाँ भी साइन है, के इक्वल टू होगा तो क्या होगा? डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस एस ए। अगर हम यहाँ पे एक इक्वेशन लिख दें,
दोनों मेरे के ही इक्वेशन, हम दोनों को अगर इस तरह से लिख दें कि के इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाई एस एस ए, तो ये तो सही है, हो सकता है, क्योंकि के इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। Specific surface area of soil particles also affects the permeability. Higher the specific surface area, lower will be the permeability. जितना ज़्यादा specific surface area होगा उतना कम permeability होगा। अब इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, सॉइल के पार्टिकल के डायमीटर के हिसाब से तो समझ गए। दूसरा तरीका क्या है कि आपका सॉइल का ये एक पार्टिकल है, इसका कुछ स्पेसिफिक सरफेस एरिया है, फिर इसके बगल में एक छोटा सा और पार्टिकल है, सबका अपना अपना कुछ पार्टिकल है, और एक ही जगह में आपको हम बताया कि 1000 पार्टिकल मान लीजिए कि एक कंटेनर में इस तरह से मौजूद है। अब यहाँ से मान लीजिए कि कोई पाथ मिल गया है, ड्रेनेज पाथ, यहाँ से पानी जाने वाला है। अब क्योंकि सॉइल के पार्टिकल्स छोटे छोटे हैं तभी तो सरफेस एरिया ज़्यादा है ना, तो पार्टिकल्स छोटे छोटे हैं, तो हम आपको लास्ट वाले क्लास में क्या बताए थे कि पानी जो है वो इन सारे सरफेस से कांटेक्ट में होते हुए जाएगा, तो कांटेक्ट में हो जाएगा तो थोड़ा सा पानी तो इसको वेट करने में लग जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है, पानी आएगा तो उसके कांटेक्ट में जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि परमेबिलिटी, जितना यहाँ से आप पानी भेज रहे हैं उतना यहाँ से आने में टाइम लग जाएगा, तो टाइम लग जाएगा, डिस्चार्ज कम हो जाएगा। तो ये चीज़ क्या हुआ, आपके परमेबिलिटी को डिक्रीज कर दिया, मतलब जितना स्पेसिफिक सरफेस एरिया आप बढ़ा दिए आपका परमेबिलिटी उतना कम हो गया। यहाँ से भी आप ये वाले लॉजिक को समझ सकते हैं, एक आप इस डी वाले लॉजिक से भी मिला सकते हैं और एक इस वाले से भी आप समझ सकते हैं कि वेट करने में कुछ पानी बर्बाद हो गया, कुछ टाइम बर्बाद हो गया, तो परमेबिलिटी क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, ये दो फैक्टर्स हो गए जिसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी स्क्वायर और ये स्पेसिफिक सरफेस एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये ध्यान रखना होगा आपको, ये दो चीज़, ये एक, ये दो। ठीक है, उसके बाद शेप ऑफ सॉयल पार्टिकल, जितना राउंड पार्टिकल होगा उतना मोर परमिएबिलिटी होगा। क्यों होगा, लास्ट वाले क्लास में भी आपको एक बार हम जब ग्रेडिंग पढ़ा रहे थे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में, वहाँ हम आपको बताए थे कि एक कंटेनर में इस तरह से अगर हम बॉल्स रख देंगे स्टील के या किसी भी चीज़ के, और फिर दूसरा इस तरह से बॉल्स रख देंगे, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको वॉइड्स बन गया, और वॉइड्स जो बना वो ये वाला बना, ये वाला बना। अब इस यहीं पे आप रख दीजिए एंगुलर वाला, कुछ ऐसे करके एक एग्रीगेट है, दूसरा एग्रीगेट आपको कुछ ऐसे करके हो गया, उसके बाद कोई एग्रीगेट आपको ऐसा मिल गया। अब एंगुलर का तो कोई परफेक्ट शेप है नहीं ना, वो तो जब उसके ऊपर लोड पड़ेगा वो कंप्रेस होगा तो वो क्या होगा कि वो कोई भी शेप अटेंड कर लेगा ऐसे करके, फिर कुछ यहाँ पे आ गया, कुछ यहाँ पे आ गया। तो इसमें क्या हो गया, इसमें आपको वॉइड जो है वो आपका बहुत ही कम बचा, कुछ यहाँ पे मिला, कुछ यहाँ पे मिला, और ज़्यादा नहीं मिला, कुछ यहाँ पे मिल गया। जितना इसमें वॉल्यूम मिला था वॉइड्स का उतना यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो जितना एंगुलर होगा पार्टिकल उतना वॉइड्स कम मिलेंगे, उतना परमिएबिलिटी क्या होगा, कम हो जाएगा। जितना राउंडेड होगा पार्टिकल उतना वॉइड्स ज़्यादा मिलेंगे, उतना इंटरकनेक्टेड होंगे, उतना ही परमिएबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कोई फॉर्मूला तो नहीं है, ये तो सिर्फ थ्योरी है आपका कि जितना राउंडेड होगा उतना ही आपका परमिएबिलिटी जो होगा वो ज़्यादा होगा। आपको डायरेक्टली ये याद रखना है। ये सब 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये दो पार्ट और ये वाला जितना भी हम लोग ये 11 फैक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं ये सब अपने आप में एक MCQ क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस अगर पूछता है SBT में यूनिट नंबर 3 से तो ये वाले के पूछने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन। अच्छा, 4 ऑप्शन दे देगा या 3 ऑप्शन दे देगा, चौथा नॉन ऑफ दिस कर देगा, और 3 में से एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला दे देगा, 2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला दे देगा। अब बोल देगा इसमें से कौन सा फैक्टर है जिसके बढ़ने से परमिएबिलिटी बढ़ता है। मतलब आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला याद रहना चाहिए। तो एक बार रीडिंग देंगे, 2 बार रीडिंग देंगे, अपने आप ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। वॉइड रेशियो, बिना पढ़े ही इसको आप समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा वॉइड रेशियो होगा उतना ज़्यादा परमिएबिलिटी होगा ऑब्वियसली। उसके बाद वॉइड्स होंगे तभी तो वो इंटरकनेक्टेड होंगे ना। अब इसको पढ़िए, इन जनरल परमिएबिलिटी इंक्रीजेज विथ वॉइड रेशियो। वैसे ही याद हो गया, वॉइड है तभी तो पानी ट्रेवल होगा ना, वॉइड ही नहीं रहेगा, वॉइड परसेंटेज कर देंगे 1% तो 99% तो सॉलिड ही है उसमें, तो वॉइड रहेगा तो पानी आपस में कनेक्टेड होंगे तो पानी ट्रेवल करेगा। तो वहीं से ये चीज़ डायरेक्टली याद हो जाएगा कि वॉइड रेशियो के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वॉइड रेशियो है तो परमिएबिलिटी ज़्यादा है। बट इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल। अब आया यहाँ पे कंडीशन कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन ये सारे कंडीशन पे लागू नहीं होगा। क्यों नहीं लागू होगा, लास्ट वाले क्लास में आप याद कीजिए कि हम आपको बताए थे कि अगर एक क्ले है और एक ग्रेवल है, इसका वॉइड रेशियो है मान लीजिए 30% और इसका वॉइड रेशियो है मान लीजिए 20%, फिर भी हो सकता है कि इसका परमिएबिलिटी ज़्यादा होगा और इसका परमिएबिलिटी कम होगा। क्यों, क्योंकि इसका एक अगर वॉइड यहाँ है
दूसरा वॉइड यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है। अब मान लीजिए कि इसका एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, या इसमें भी ऐसे ही मान लीजिए कि कुछ ऐसे ही है, तो भी ये पार्टिकल्स, ये जो वॉइड्स हैं, ये आपस में कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि क्ले का एक तो पार्टिकल साइज बहुत छोटा है, प्लस उसमें क्या है कि अपना जो इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग है वो क्या करेगा, वो इस यहाँ वॉइड को इस वाले वॉइड से कनेक्ट होने ही नहीं देगा। तो पानी आपका अगर यहाँ है तो यहीं रह जाएगा, बहुत टाइम के बाद वो यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा। ग्रेवल के केस में वैसा नहीं है, अगर उसको वॉइड्स मिला तो वो क्या होगा, आपस में इंटरकनेक्टेड होता चला जाएगा, क्योंकि दो पार्टिकल के बीच में सिर्फ क्या है, एक कॉन्टैक्ट है, बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं है जिससे वो अट्रैक्ट हुए हुए हैं। तो इसलिए आपका ग्रेवल में, सैंड में आपका पोरोसिटी ज़्यादा होगा, वॉइड रेशियो ज़्यादा है, मतलब आपका परमेबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन क्ले के केस में ये वैलिड ज़रूरी नहीं है। वही चीज़ यहाँ लिखा है कि ये ऑल टाइप्स पे एप्लीकेबल नहीं होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉइड रेशियो वाला। फॉर एग्जाम्पल, क्ले हैज़ हाई वॉइड रेशियो देन एनी अदर टाइप्स ऑफ सॉइल, बट परमिएबिलिटी फॉर क्ले इज़ वेरी लो। क्ले में वॉइड रेशियो ज़्यादा होता है। हम यहाँ भी आपको एग्जांपल दिए कि यहाँ 30% भी अगर हो गया, यहाँ 20% है, तो भी आपका ज़रूरी नहीं है कि परमिएबिलिटी आपका ज़्यादा होगा, परमिएबिलिटी बहुत कम होता है। This is due to the flow path through voids in case of clay is extremely small such that water cannot permit through this path easily। अगर पाथ मिला भी, एक तो मिलेगा नहीं, जल्दी इंटरकनेक्टेड वॉइड्स होंगे नहीं, मान लीजिए यहाँ से यहाँ इंटरकनेक्टेड हो भी गया, तो भी आपके साथ क्या होगा कि ये जो पाथ होगा ये कुछ इतना सा थिन होगा। अब इस थिन पाथ में इतने सारे सरफेस एरिया के साथ कांटेक्ट में जाते हुए वो उसको इतना प्रॉब्लम होगा और इतना टाइम लगेगा और इतना कम पानी डिस्चार्ज होगा कि अल्टीमेटली आप उसको क्या कहेंगे कि ये परमिएबल है ही नहीं, जो हम आपको समझाए थे लास्ट वाले लेक्चर में भी। वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। This is due to the flow path through voids in case of clay is extremely small such that water cannot permit through this path easily. The relation between coefficient of permeability and void ratio can be expressed as। अब ये भी एक फॉर्मूला आपको एक किसी साइंटिस्ट ने दिया। उन्होंने कहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, ये ई के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेरी करता है, लेकिन कैसे वेरी करता है, तो क्यूब से वेरी करता है। तो के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई क्यूब डिवाइडेड बाई 1+e। अब ये चीज़ आपको एक याद रख लेना है। ये हो गया तीसरा फॉर्मूला आपका। एक आप क्या याद रखें, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। दूसरा आप याद रखें 1 स्पेसिफिक सरफेस एरिया। अब तीसरा आपका क्या आ गया, ई क्यूब डिवाइडेड बाई 1+e। अब आप देखिए ऊपर और नीचे दोनों में ई है, लेकिन अगर आप ई का वैल्यू 2 गुना बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा जो भी ई का वैल्यू है, और यहाँ पे क्या होगा, इंटू 8 हो जाएगा क्योंकि क्यूब है। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, न्यूमरेटर वाला ज़्यादा बढ़ेगा, न्यूमरेटर वाला ज़्यादा बढ़ेगा तो के बढ़ेगा। इसका मतलब है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई है। फॉर्मूला में ऊपर और नीचे दोनों ई है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, तो ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, नीचे वाले में भी अगर क्यूब होता तो हम लोग कहते हैं कि इन्वर्सली डायरेक्टली दोनों कट हो जाता। नीचे अगर स्क्वायर भी होता तो भी आपका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाता। अगर नीचे हम e⁻⁴ कर देते तो आप कहते कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि अगर हम इसको ट्वाइस करेंगे तो ये 16 हो जाएगा और ये 8 ही रह जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये डिनोमिनेटर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक बार ये वाला लॉजिक याद रखना है कि वॉइड रेशियो पे कैसे डिपेंड करता है। सॉयल स्ट्रक्चर। अब सॉयल का स्ट्रक्चर क्या होता है कि सॉयल के जो पार्टिकल्स हैं वो जब कंप्रेस होते हैं तो वो किस तरह से अरेंज रहते हैं, या तो वो डिस्पर्स्ड अरेंज रहेंगे एक फ्लो में, एक डायरेक्शन में, या तो वो फ्लॉक्यूलेटेड रहेंगे, आड़ा तिरछा करके रहेंगे। अगर फ्लॉक्यूलेटेड है तो परमिएबिलिटी ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं यहाँ से पानी आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, इससे चला जाएगा। अगर डिस्पर्स्ड है तो परमिएबिलिटी कम होगा, लेकिन अगर कोई पाथ मिल गया उसको तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। ऑब्वियसली आप देख के भी समझ सकते हैं कि अगर इसको हम बहुत कंप्रेस कर दिए, इतना कंप्रेस किए कि इन दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं बचा, तो पानी यहाँ से आगे फ्लो नहीं कर पाएगा। लेकिन इसमें हम कितना भी कंप्रेस कर देंगे, ये फ्लॉक्यूलेटेड स्ट्रक्चर है तो ये परमिएबिलिटी होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा इसमें, क्योंकि जब स्ट्रक्चर ही फ्लॉक्यूलेटेड है, पार्टिकल्स ही रैंडमली अरेंज्ड है, तो वॉइड्स हम कितना भी कंप्रेस कर लेंगे, वॉइड्स को छुपा नहीं पाएंगे, बचा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो परमिएबिलिटी हमेशा फ्लॉक्यूलेटेड में ज़्यादा ही रहेगा। अब यही चीज़ को यहाँ पढ़िए। इफ़ ए सॉइल कंटेन्स फ्लॉक्यूलेटेड स्ट्रक्चर द पार्टिकल्स आर इन रैंडम ओरिएंटेशन में है एंड परमिएबिलिटी इज मोर इन दिस केस। If the soil contains dispersed structure, the particles are in face to face orientation। मतलब एक पार्टिकल ऐसे हैं, फिर उसके बाद दूसरा पार्टिकल इसके जस्ट बगल से इस तरह से है, तीसरा पार्टिकल इसके नीचे है तो इस तरह से कुछ है। ठीक है, इसको कहते हैं फेस टू फेस ओरिएंटेशन। हेंस परमिएबिलिटी इज वेरी लो।
द परमिएबिलिटी ऑफ स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट, स्ट्रेटिफाइड मतलब ये जो इस तरह से लेयर्स बाय लेयर स्ट्रेटा बना रहा है ना, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इसमें आप नहीं कह सकते ऐसा कोई स्ट्रेटा, इसमें कोई एक डेफिनेट पाथ फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। इफ द फ्लो इज अच्छा, द परमिएबिलिटी ऑफ स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट्स ऑल्सो वेरीज अकॉर्डिंग टू द फ्लो डायरेक्शन। जो स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट होता है उसका भी जो वो फ्लो होता है परमिएबिलिटी, वो फ्लो के डायरेक्शन पे वेरी करता है। अगर इधर से हम कर दें कि ऐसा पानी का अगर हम वो डायरेक्शन दे दें, तो आप कह सकते हैं कि डिस्पर्स वाले में परमिएबिलिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि क्या होगा, ये डायरेक्ट आपको पाथ मिल गया, पानी यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, ठीक है। अगर पानी का डायरेक्शन ऐसा है तो परमिएबिलिटी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो अब आया आपको कंडीशन, फ्लोक्यूलेटेड का तो पता है कि परमिएबिलिटी ज़्यादा होगा। अब डिस्पर्स्ड वाले में कहानी क्या है कि अगर पानी डिस्पर्स्ड है तो जनरली आपका जो परमिएबिलिटी होता है वो कम होता है, लेकिन अगर पानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो परमिएबिलिटी ज़्यादा होगा। अगर पानी वर्टिकल डायरेक्शन में है तो ये गैप्स ढूंढने में दिक्कत होगा, और अगर कॉम्प्रेस हुआ है तब तो फिर बिल्कुल भी फ्लो नहीं होगा। तो हम लोग कहते हैं कि परमिएबिलिटी कम हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ लिखा है, इफ़ द फ्लो इज़ पैरेलल, पैरेलल मतलब है कि ये इसके पैरेलल में फ्लो है, तो फिर परमिएबिलिटी इज़ मोर। इफ़ फ्लो इज़ परपेंडिकुलर, परमिएबिलिटी इज़ लेस, ठीक है। कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें, आपको सिर्फ ये थ्योरी की तरह से याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि इनमें से किस में परमिएबिलिटी जो है वो जनरली ज़्यादा होता है। ऑप्शन में रहेगा फ्लोक्यूलेटेड, डिस्पर्स्ड, बोथ ऑफ दिस और नन ऑफ दिस। तो उस केस में ये आपको ये नहीं बताना है कि आपको डिस्पर्स्ड वाले में हॉरिजॉन्टल फ्लो रहेगा। जनरली जब पूछा है इसका मतलब है कि वो परमिएबिलिटी पूछ रहा है, परमिएबिलिटी लो होता है डिस्पर्स्ड का। अब बिल्कुल फ्लो के पैरेलल पानी आया, स्पेशल केस हो गया, स्पेशल केस हो गया। तो स्पेशल केस हो गया तो स्पेशल केस को जनरली में नहीं यूज़ किया जाता है। वो जब पूछेगा कि स्ट्रेटिफाइड सॉइल में अगर हॉरिजॉन्टल फ्लो हो तो परमिएबिलिटी क्या होता है, लेस, मोर या नन ऑफ दीज या बोथ, तब वहाँ पे बताना है कि स्ट्रेटिफाइड वाले में फिर मोर होता है अगर पैरेलल फ्लो है तो, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सॉइल के स्ट्रक्चर के टाइप पे। अभी तक हम लोगों के पास 3 फॉर्मूला ही हम लोग याद किए हैं, d²/SSA इंटू 1+E ऊपर में E³। यही अभी तक हम लोग याद किए हैं, क्योंकि ये इस पे डिपेंड किया, इस पे डिपेंड किया, इस पे डिपेंड किया, इनका फॉर्मूलाज है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन। ऑब्वियसली अब आप सोचिए कि अगर आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन मतलब क्या होता है कि आपके वॉइड्स में पानी कितना है, जो टोटल वॉइड्स था उसमें से पानी कितना है। अगर पूरे में पानी भरा हुआ है तो फिर आपका फ्लो ज़्यादा होना चाहिए। अब देखिए, पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल कंटेन्स एयर वॉइड्स। जो पार्शियली मतलब क्या जी, अगर 50% आपका पानी है और 50% क्या है, एयर वॉइड्स है, तो उस केस में क्या होगा कि आपका ये जो एयर वॉइड्स है वो क्या करेगा, वो एक प्रेशर क्रिएट करेगा। एयर है उसमें, एम्प्टी वॉइड्स नहीं है, मान लीजिए एयर है, पार्शियली सेचुरेटेड है, मतलब है कि कुछ पानी है, कुछ हवा है। तो जो हवा है वो क्या करेगा, वो पानी के फ्लो को रोकने की कोशिश करेगा। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला जो फील होता है वो पानी के ऊपर डालेगा, तो परमिएबिलिटी क्या होगा, कम हो जाएगा पार्शियली सेचुरेटेड वाले केस में। यहाँ पढ़िए, पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल कंटेन्स एयर वॉइड विच आर फॉर्म ड्यू टू इंट्रैप्ड एयर और गैस रिलीज फ्रॉम द पर्कुलेटिंग फ्लूइड और वाटर। अब जो पानी यहाँ घुस रहा था, जब आप पार्शियली सेचुरेटेड बोल रहे हैं तो पानी अंदर घुसा, तो यहाँ पे जो कुछ गैस था वो अगर ट्रेवल होकर के बाहर आके यहाँ पे रुका खाली जगह में, जैसे आप एक कंटेनर में आप सॉइल भरे हुए थे, यहाँ तक सॉइल था, और इसमें मान लीजिए कि कुछ कुछ कहीं पे कुछ गैस इंट्रैप था। अब आप यहाँ तक उसमें पानी भरे तो जो यहाँ गैस था वो तो पानी के साथ मिलेगा तो नहीं ना, वो क्या होगा, पानी यहाँ आएगा तो गैस यहाँ आएगा। अब ये सारे पार्टिकल्स यहाँ पे आकर के मौजूद रहेंगे। अब फिर से आप जब पानी डालना चाहते हैं तो ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, ये उसको थोड़ा सा कंप्रेस रोकने की कोशिश करेंगे। अल्टीमेटली जब वो आता ही रहेगा तो फिर क्या होगा, फिर ये बाहर चले जाएंगे और उन सारे जगह पे पानी भर जाएगा। तो अगर हम एक पार्शियल सिचुएशन में केस में बोले कि पार्शियली सेचुरेटेड है, तो उस केस में क्या होगा कि आपका ये गैस रोकने की थोड़ा सा कोशिश करेगा। वही चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। Partially saturated soil contain air voids which are formed due to entrapped air or gas released from the percolating fluid or water. This air will block the flow path, thereby reduces the permeability. अगर फुल्ली सेचुरेटेड होगा इज मोर परमिएबल देन पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल। जब हम आपको बताया कि अगर फुल्ली सेचुरेटेड होगा तो पूरे में पानी ही भरा हुआ है। अब यहाँ से जब निकलना होगा पानी, तो यहाँ से जैसे ही पानी डलेगा कुछ, वैसे ही यहाँ से कुछ पानी निकल जाएगा, क्योंकि पूरे में तो ट्रैवल करके पानी भर ही चुका है ना वॉइड्स में। पहले से ही आप डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 कर दिए हैं, मतलब पहले से ही आप पूरे वॉइड्स में पानी भर दिए हैं।
अब आपको सिर्फ क्या करना है, उसको कनेक्शन बनाना है। जैसे ही कनेक्शन बना तुरंत फ्लो करना शुरू कर जाएगा, तुरंत परमिएबिलिटी का डिस्चार्ज आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद वाटर प्रॉपर्टीज़। अब वाटर का प्रॉपर्टीज जैसे कि विस्कोसिटी वगैरह पे कैसे डिपेंड करता है, आप वैसे ही सोच सकते हैं कि विस्कोसिटी क्या होता है, फ्लो को फ्लो का रेजिस्टेंस। अब पानी फ्लो करता है, उसका रेजिस्टेंस विस्कोसिटी है, तो परमिएबिलिटी के केस में भी तो वही होगा, पानी ही फ्लो करने वाला है ना। अब इस बार क्या होगा, सॉइल के अंदर से फ्लो करने वाला है। तो अगर हम पानी की जगह पे कोई ऑयल गिरा देंगे जिसका डेंसिटी ज़्यादा है, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा कि वो आपको धीरे धीरे फ्लो करेगा, क्योंकि वो ज़्यादा विस्कस होगा। या हम ऐसा कह लीजिए कि कोई फ्लूइड गिरा दिए, जैसे आपके घर में जो ग्राउंडनट ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट नहीं मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल जनरली क्या होता है कि थोड़ा थिक होता है। अब मस्टर्ड ऑयल कहीं पे गिराएंगे और पानी कहीं पे गिराएंगे तो पानी ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा, पानी जल्दी से परमिएबिलिटी मतलब उसका अगर प्रॉपर्टी परमिएबिलिटी है, परमिएबल है, तो वो क्या करेगा, पानी तुरंत पास करके आपको डिस्चार्ज बता देगा। ऑयल, मस्टर्ड ऑयल क्या होगा, धीरे धीरे जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हो जाता है थोड़ा सा पानी के मुकाबले ज़्यादा विस्कस। तो पानी का जो लिक्विड का जो विस्कोसिटी है, वो विस्कोसिटी क्या करेगा, आपके फ्लो को रेजिस्ट करेगा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। वैसे ही डायरेक्टली समझ जाना है। तो वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर और फ्लूइड सच एज यूनिट वेट, विस्कोसिटी, ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं परमिएबिलिटी को। अब यूनिट वेट कैसे इफेक्ट करेगा, सोचिए। आप यहाँ पे कोई चीज़ रखे हैं, ये सॉइल है, इसके ऊपर आप कोई पानी ला करके जमा किए। अब मान लीजिए इसका वेट जो है वो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और एक दूसरा एग्जाम्पल में इसके ऊपर भी आप कोई एक लिक्विड ला करके रखे हैं और उसका वेट है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हर सेंटीमीटर क्यूब में उसका वेट क्या है, ज़्यादा है, भारी है, तो वो क्या होगा, वो ग्रेविटी से जल्दी फ्लो करेगा। इसका मतलब है कि यूनिट वेट ज़्यादा, इसका मतलब है कि वो फ्लो में परमेबिलिटी में हेल्पफुल होगा। विस्कोसिटी ज़्यादा मतलब है कि फ्लो में क्या होगा, रेजिस्टेंस देगा। तो हम कह सकते हैं कि वाटर प्रॉपर्टीज में मेरे पास 2 प्रॉपर्टी हो गया, एक यूनिट वेट, एक विस्कोसिटी। यूनिट वेट हेल्प करेगा और विस्कोसिटी रेजिस्ट करेगा। एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ देखिए, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा डब्ल्यू बाई म्यू। म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा विस्कोसिटी के, गामा डब्ल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। थ्योरी में पढ़िए वही चीज़ होगा। Various properties of water or fluids such as unit weight and viscosity also affects the permeability. However, unit weight of water will not affect much since it does not change much with temperature. अब वो कंडीशन बता दिया कि ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला है, और विस्कोसिटी टेम्परेचर पे चेंज होगा, इसलिए अब वो टेम्परेचर वाले कहानी में भी अब हम लोगों का वो इंपॉर्टेंट होगा। मगर इन जनरल अगर हम बात करें तो यूनिट वेट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इसलिए यूनिट वेट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब जब अब विस्कोसिटी के साथ में क्या दिक्कत है कि वो टेम्परेचर के साथ में बात करना पड़ेगा। अगर हम विंटर के टाइम में बात करेंगे तो टेम्परेचर कम होता है, विस्कोसिटी ज़्यादा होगा, तो परमिएबिलिटी कम होगा। अब उसी फ्लूइड को, उसी विस्कोसिटी वाले को अब आप उठा के ले आइए गर्मी में, अब विस्कोसिटी क्या होगा, चेंज होने लग जाएगा, विस्कोसिटी क्या होगा, कम हो जाएगा, अब फ्लो ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब उसी सॉइल का परमिएबिलिटी आपको विंटर में, जो समर में आपको ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि विस्कोसिटी आपको कम हो गया है। तो इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर का डिस्कशन इंपॉर्टेंट हो गया विस्कोसिटी वाले मामले में। यूनिट वेट वाले में तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, तो यूनिट वेट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगा। अब अगर क्वेश्चन में कई बार जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछता है कि बाकी सारे कंडीशन पूछ देगा और बोलेगा कि विंटर में एक सॉइल का टेस्ट किया गया और उसमें हम लोगों को टेम्परेचर मिला, विस्कोसिटी मिला, और आपको बता देगा स्पेसिफिक सरफेस एरिया मिला, डायमीटर चेक किए, तो इसमें से कौन सा फैक्टर्स है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब विंटर में क्या होगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यही क्वेश्चन में अगर समर कर दिया तो समर में भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मगर क्या होगा कि आपको वहाँ पे कुछ लॉजिक अगर कुछ पूछ दिया दूसरा कि विस्कोसिटी में कैसा फ़र्क पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको ये वाला लॉजिक पता होना चाहिए कि विस्कोसिटी को टेम्परेचर से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, उसकी वजह से परमिएबिलिटी में क्या चेंज आएगा। एग्जैक्टली जब कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उसको बनाना होगा तो वो इस कॉन्सेप्ट के अंदर में से इस तरह के लैंग्वेज को यूज़ करके बना सकता है। ये गेट में ज़्यादातर होता है, जब बीटेक करके जो एग्ज़ाम देते हैं गेट, तो उसमें इस तरह से क्या करता है कि 2-3 ऑप्शंस वाले आंसर भी होते हैं जिसका 3 आंसर राइट है और तीनों क्लिक करना पड़ता है हम लोगों को वहाँ पे। तो उसमें क्या होगा कि आपको बोल देगा कि समर्स में विस्कोसिटी कम होगा इसलिए परमेबिलिटी ज़्यादा होगा, विंटर्स में विस्कोसिटी ज़्यादा होगा इसलिए परमेबिलिटी कम होगा, और तीसरा में क्या देगा कि आपका डायमीटर्स के अकॉर्डिंगली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और चौथा में कुछ और ऑप्शन दे देगा जो रॉन्ग होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये विंटर वाला भी राइट है, समर वाला भी राइट है और डी वाला भी राइट है। वहाँ पे आपको ये वाला लॉजिक काम आता है।
ठीक है। तो अभी फ़िलहाल एसबीटी के हिसाब से ये ज़्यादा हो जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर एक जब पढ़ रहे हैं किसी टॉपिक को तो अब वाटर प्रॉपर्टीज़ को हम अलग से फिर कभी आप कहाँ पढ़िएगा, फिर जब आप परमेबिलिटी कहीं पढ़िएगा तभी पता चलेगा। तो हम आज ही आपको ये चीज़ बता दे रहे हैं कि किस तरह से क्या क्या जो है आपका डिफरेंस है, जो क्या क्या आपको फ़र्क पड़ सकता है वो आपको पता चल जाए। तो के आपका गामा डब्ल्यू और म्यू के पे इस तरह से डायरेक्टली और इन्वर्सली डिपेंड करता है। अब उसके बाद आया आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन। पहले इसको अच्छा डिग्री ऑफ सेचुरेशन तो डिस्कस कर लिए हम लोग। अच्छा ये यहाँ पे रिपीट हो गया है, ठीक है, ये हटा देंगे। अब आया टेम्परेचर। टेम्परेचर पे हम लोग क्या होगा कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा परमिएबिलिटी को भी वो इफेक्ट करेगा। क्यों करेगा? परमिएबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। जो अभी हम आपको बताए थे विस्कोसिटी का, क्योंकि पानी ही यूज़ कर रहे हैं तो टेम्परेचर से उसको क्या फ़र्क पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा विस्कोसिटी घटेगा। तो आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने पे आपका परमिएबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो विस्कोसिटी घटेगा, विस्कोसिटी घटा तो पानी ज़्यादा फ्लो करेगा। तो इसलिए टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के है। और यही चीज़ समर में, अब विंटर में क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। टेम्परेचर अगर घटा तो फिर आपका विस्कोसिटी बढ़ेगा तो आपका परमिएबिलिटी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है जी, ये एक बार अभी पढ़ा ही चुके हैं विस्कोसिटी में, वही चीज़ यहाँ पे टेम्परेचर में भी आएगा। It is known that viscosity varies inversely to the temperature, hence permeability is directly related to temperature. Greater the temperature, higher will be the permeability. That is the reason seepage is more in summer seasons than in winter. Obviously summer में seepage ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि आपका temperature ज़्यादा है, viscosity कम है, तो पानी ज़्यादा flow कर जाएगा seepage में, और winter में कम होगा। तो के क्या है आपका, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू है, ये हम लोग कर ही चुके थे डिस्कस, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है। उसके बाद एड्जॉर्ब्ड वाटर। एड्जॉर्ब्ड वाटर हम आपको बता दिए थे स्टार्टिंग में कि ये कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल के चारों तरफ आपको पानी जो इस तरह से आपका लगा हुआ रहेगा, तो जितना ज़्यादा एड्जॉर्ब्ड वाटर होगा उतना आपका क्या होगा, परमिएबिलिटी आपका लेस हो जाएगा। एब्जॉर्ब्ड वाटर इज द वाटर लेयर फॉर्म्ड अराउंड द सॉइल पार्टिकल, स्पेशली इन केस ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल, जो सिल्ट और क्ले में ज़्यादा होता है। दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ द वॉइड स्पेस बाय अबाउट 10%, हेंस परमिएबिलिटी रिड्यूसेस। मतलब जितना ज़्यादा पार्टिकल को इसको भिगाने में टाइम लगेगा, जितना पानी से वेट करने में टाइम लगेगा, उतना ही आपका पानी भी खर्च होगा, टाइम भी खर्च होगा, तो परमिएबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है। तो एब्जॉर्ब्ड वाटर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऑर्गेनिक कंटेंट बता दिए थे कि जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, ब्लॉकेज ऑफ वॉइड्स होगा, वॉइड्स को ब्लॉक करेगा तो पानी किस में से फ्लो करेगा, तो परमिएबिलिटी रुकेगा। तो ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ेगा, परमिएबिलिटी घटेगा। अब इस सारे को समरी बनाएंगे तो देखिए ये वाला बनता है आपका फॉर्मूला। अब के क्या है, ये सी है, ये सी एक कांस्टेंट है, इसको छोड़ दीजिए अभी आप, ये क्योंकि अब आपका ये जो है ये पॉइजनलीज इक्वेशन से आया है। ये अगर हम आपको पहले बता देते कि ये पॉइजनलीज इक्वेशन से आया है तो फिर आपको ये याद नहीं होता, फिर आपको टेंशन होता, आपको ये डिफिकल्ट लगता। अब आप पढ़े हैं के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, आप पढ़े हैं के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई क्यूब बाई 1 + ई, और के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा डब्ल्यू और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। अगर टेम्परेचर भी कहीं पे दे देता है तो टेम्परेचर भी इसमें ऐड हो जाएगा। स्पेसिफिक सरफेस एरिया दे देता है तो 1/SSA, क्योंकि इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था ना। तो ये जो इस तरह से फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला आपका कहलाता है कोज़नी-कर्मन इक्वेशन। ये बहुत सारे साइंटिस्ट ने फॉर्मूला दिया है, जिसमें SSA है वो कोज़नी-कर्मन इक्वेशन है, जिसमें SSA नहीं है वो पॉइजनलीज इक्वेशन है। आपको कोई भी इक्वेशन याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, क्योंकि ये एक्चुअल में कोई एक डायरेक्ट न्यूमेरिकल का इक्वेशन नहीं है जो इस इक्वेशन से डायरेक्टली आपको एग्जाम में याद नहीं रहेगा तो आपको न्यूमेरिकल आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा। ये एक समरी है। समरी है मतलब है कि सब साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि अगर एक जगह पे सम करें तो ये सारे वो फैक्टर्स है जिसके ऊपर के डिपेंड करता है। अपने आप देख लीजिए, जो डिनोमिनेटर में है वो उसके ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जो न्यूमरेटर में है उसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आपको अगर कोई बोले कि डायमीटर के पार्टिकल पे, आप बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, न्यूमरेटर में रहेगा। ये ज़रूर याद रखना होगा कि के इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर है। अब ये तो याद रखने की चीज़ है, के इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई क्यूब बाई 1 + ई है, ये तो याद रखना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। लेकिन अगर इन सब को जोड़ के ये फॉर्मूला बोले कि एक साथ ये फॉर्मूला याद रखिए, तो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। याद कीजिए कि क्या क्या चीज़ हो सकता है। जैसे एड्जॉर्ब वाटर का कोई इक्वेशन, कोई फॉर्मूला कुछ नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है, तो एब्जॉर्ब वाटर का यहाँ कोई डिस्कशन नहीं है। ऑर्गेनिक कंटेंट का कोई डिस्कशन नहीं है, तो कुछ फैक्टर्स तो वैसे ही हट जाएंगे इसमें से। बस यही है आपका फैक्टर्स इफेक्टिंग परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल।
ये 11 टोटल आपके टॉपिक्स थे। ये 11 टॉपिक्स अगर आप एग्जाम में लिख देते हैं तो आपके 6 में 6 मार्क्स पूरे हैं। और ये इक्वेशन साथ में अगर आप बना देते हैं तो फिर तो कहीं पे कोई चांस ही नहीं है थ्योरी में भी मार्क्स करने का। इक्वेशन छूट जाएगा तो हो सकता है आपको, क्योंकि थ्योरी पूछा है तो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको 6 में 5.5 से कम नहीं दे पाएगा वो, क्योंकि आप लगभग सारी चीज़ें जो है वो बता दिए हैं और सबको एक्सप्लेन करके बताएं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फैक्टर्स अफेक्टिंग परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल। अब यहाँ तक का हम लोगों का एक टाइप का टॉपिक था, अब उसका डिस्कशन खत्म हो गया। अब हम लोगों को पढ़ना है कुछ टॉपिक्स के बारे में, कुछ डेफिनेशंस के बारे में, जैसे टोटल हेड क्या होता है, हाइड्रोलिक हेड क्या होता है, आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, परकोलेशन क्या होता है जिसको सीपेज बोलते हैं, डिस्चार्ज वेलोसिटी, सीपेज वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें, पाइपिंग क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी का वैल्यू अलग अलग सॉइल के लिए क्या होता है, कितने तरह के आपके ये परमिएबिलिटी के कोफिशिएंट्स हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों को बताने के लिए हम कोशिश करते हैं इस डायग्राम के हेल्प से अपने आप को कहाँ रखें, यहाँ रख देते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, अब इस डायग्राम को समझिए, ये डायग्राम क्या है। यही अगर आप समझ गए, आप देखिए इसमें वो सारा टोटल हेड, प्रेशर हेड, एलिवेशन हेड, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ड्रेनेज पाथ सब इसमें लिखा हुआ है। हम आपको लास्ट वाले क्लास में क्या बताए थे कि हम लोग जो डार्सीज लॉ पढ़े थे उसमें वी के लिए फॉर्मूला क्या निकला था, के आई। तो डिस्चार्ज निकालना है तो V इंटू ए होता है, तो के आई इंटू ए कर दिए, तो ये हम लोगों को मिल गया। फिर हम आई के बारे में भी आपको लास्ट क्लास में बताए थे कि ये क्या है, ये H/L है। H क्या है, हेड लॉस, हेड लॉस डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ। लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ क्या बताए थे कि पानी, जैसे डैम का एग्जाम्पल दिए थे आपको कि पानी यहाँ से फ्लो करेगा तो यहाँ जब सॉइल के अंदर घुसा, इसके ऊपर तो पानी होल्ड किए हुए थे आप, यहाँ जो सॉइल के अंदर घुसा और कितने लेंथ के बाद ये यहाँ से बाहर निकला, ये लेंथ कहलाएगा लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ। तो ये हो गया ये L। और ये जो पानी यहाँ आप स्टोर किए थे और यहाँ जो आपको इतना पानी स्टोर था, इसके बीच में जो ये पानी का हाइट का डिफरेंस आया, ये कहलाया डेल्टा H या फिर HL कहते हैं इसको, हेड लॉस। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को आप सेम, अब डैम को छोड़ दीजिए, अब डैम के बदले आप लगा लीजिए एक मैनोमीटर, और वहाँ से आप पीजोमीटर, अब पीजोमीटर लगा करके अब आप देखिए, या आप ऐसे ही समझ लीजिए कि एक कंटेनर, एक वाटर का टैंक है। अब एक टैंक है जिसका जो टॉप लेवल है पानी का वो यहाँ पे है, ठीक है, और एक टैंक है जो आप थोड़ा नीचे के साइड में लगाए हैं, उसका पानी का लेवल मैक्सिमम यहाँ पे है। तो ये जो आपका हाइट इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट के बीच का जो ये वर्टिकल हाइट है, यही क्या है, आपका हेड लॉस है। ये क्या होगा, HA, मतलब यहाँ से अगर हम कोई एक रेफरेंस मान लें, अब आप सर्वेइंग पढ़े होंगे, सर्वेइंग में हम लोग जब लेवलिंग पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग डेटम की बात करते हैं, बेंचमार्क की बात करते हैं, मीन सी लेवल की बात करते हैं, कि हम लोग इंडिया में कोई जो हम लोगों का जितना भी रेलवे स्टेशन है, आप उसमें बोर्ड के नीचे देखते हैं कि यहाँ पे आपको इस तरह से, जैसे जहाँ पे आपको नेम का बोर्ड रहता है स्टेशन पे, वहाँ आप नीचे देखेंगे मीन सी लेवल आपको बताया रहता है कि मीन सी लेवल से ऊंचाई जो है इस प्लेटफॉर्म की कितनी है। वो क्या है कि जो मुंबई में हम लोगों का जो जहाँ पे समुद्र है, जहाँ पे हम लोगों का पोर्ट बना हुआ है, वहाँ पे हम लोग का 19 ईयर्स में हर साल का हम लोग क्या किए, एक वाटर का लेवल किसी एक डेट में क्या किए, वाटर का लेवल मेजर किए, आज यहाँ है, अगले साल उसी डेट को उसी टाइम पे फिर मेज़र किए, ऐसे करते करते तक 19 साल तक मेज़र किए। 19 साल मेज़र करने के बाद हम लोगों को 1900 साल का एक एवरेज मिल गया और पता चला कि हम लोगों का एवरेज वाटर लेवल जो है वो यहाँ पे आता है। इसको हम क्या किए, पूरे इंडिया के लिए 0.0 मीटर बोल दिए वर्टिकल डिस्टेंस में, कि अब यहाँ से जब भी इंडिया में बात किया जाएगा कि माउंट एवरेस्ट कितना ऊंचा है, या फिर कोई अगर आपका कंचनजंगा का माउंटेन तो वो कितना ऊंचा है, आपका कोई शहर है न्यू दिल्ली है तो वो कितना ऊंचा है, कितने एलिवेशन पे है, तो वो इस वाले से बात किया जाता है, इस 0.0 मीटर से। इसको हम लोग बोलते हैं मीन सी लेवल। इसी मीन सी लेवल को हम लोग बोलते हैं डेटम भी। ये सब अलग अलग नाम दिए जाते हैं। डेटम मतलब ये होता है कोई रेफरेंस, किसी का बेस रेफरेंस का। तो हम लोगों का बेस क्या है, कराची का, कराची बोलते हैं, पहले वो कराची हुआ करता था। हम लोगों का जो मुंबई का अब चेंज हो गया, जब इंडिपेंडेंस के बाद चेंज होगा कि मुंबई आ गया, और मुंबई में हम लोगों का जो 19 ईयर का एवरेज होता है पोर्ट के पास, वो हम लोगों का मीन सी लेवल है। कहाँ से डेटा मिलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको प्रोवाइड करता है। हर शहर के लिए कोई एक परमानेंट आपको बता देगा कि आपके शहर का, जैसे रेलवे स्टेशन का बता दिया तो रेलवे स्टेशन का मिल गया, अब वहाँ से आप अपने शहर का सारा मेजरमेंट कर लीजिए लेवलिंग करके। तो वो डेटा मेरा, वो यहाँ पे डिस्कशन लाने का मतलब ये था कि जब भी हम किसी पॉइंट की हाइट की बात करते हैं तो किसी एक रेफरेंस से बात करते हैं, वो रेफरेंस कहलाता है मेरा डेटम।
लेवलिंग में भी यही करते हैं। अब यहाँ भी हम लोग यही बात करेंगे। हम लोग क्या किए, इस रेड वाले लाइन को अपना डेटा मान लिए। अब मेरी अभी तो क्या, अब हमको मीन से लेवल से तो जाने की ज़रूरत है नहीं अभी, वो तो अननेसेसरी का एक लेंदी डिस्कशन हो जाएगा। तो हम क्या किए, हम अपने स्क्रीन पे हमको कोई एक डेटा मानना था, हम यहाँ भी मान सकते थे, मेरी मर्जी। सारे वैल्यू नेगेटिव में आते हैं क्योंकि हम इसको डेटा माने हैं, तो ये 0.0 मीटर हो गया, बाकी उससे ऊपर पॉजिटिव होगा, स्टैंडर्ड है नोमेनक्लेचर, और नीचे जो आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। हम क्या किए, हम यहाँ सबसे नीचे ये रेड वाला लाइन बना दिया, हम इसको बोल दिए डेटम। इस डेटम से अगर इसका हाइट 10 मीटर है और इस डेटम से अगर इसका हाइट 8 मीटर है, तो आपको हेड लॉस मिल जाएगा ना, HA माइनस HB करके 2 मीटर। ठीक है, इसलिए ये डेटम का काम आने वाला है। इस डेटम से जो ये टोटल आप इस वाले टैंक का आपको, अब क्योंकि 2 टैंक हम इसलिए बताएं क्योंकि पानी इस हेड से इस हेड तक आना है। ये हेड है टोटल 10 मीटर का ग्राउंड डेटम से, और ये हेड है आपका टोटल 8 मीटर का। तो ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, तो पानी क्या होगा, ऑटोमेटिकली 10 से फ्लो करके 8 के तरफ जाएगा। इसको जाने में ये जो आपका सैंपल है, ये तो चलो पाइप है, यहाँ तो पानी को कोई आपको रेजिस्टेंस तो मिल नहीं रहा है। असली रेजिस्टेंस मिलना है जैसे ही इस सॉइल सैंपल के अंदर में पानी घुसेगा, और यहाँ से निकलने में उसको जो ये लेंथ ट्रेवल किया, इस लेंथ को ट्रेवल करने में जो हाइट वो उसका ड्रॉप हुआ, वही कहलाया आपको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ये हम आपको लास्ट क्लास में बताए थे कि I इज इक्वल टू HL/L। ये क्या है कि किसी भी एक सॉइल मीडियम से जिसका आप परमिएबिलिटी निकालना चाह रहे हैं, तो उसको ट्रेवल करने में कितना आपको पानी का लॉस हुआ, हेड लॉस हुआ। तो 10 मीटर का पानी यहाँ से जब ट्रेवल करके निकला, उसके बाद जब हम उसका हेड चेक करते हैं तो वो निकल करके आता है 8 मीटर। इसका मतलब है कि 2 मीटर का मेरा हेड का लॉस हो गया सीपेज की वजह से। अगर हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे होते, और फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर हम एक यहाँ पे ऐसा टैंकी लगाते और दूसरा यहाँ पे एक टैंकी रखते, और उसके बाद यहाँ से पानी डायरेक्टली डाल देते, और ये डायरेक्टली ये सॉयल सैंपल नहीं होता, ये डायरेक्टली आपस में ऐसे करके कनेक्टेड होता, तो ये कभी हेड लॉस नहीं होता। ये पानी यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 रहेगा। एग्जाम्पल ले लीजिए रिवर का, रिवर में आपको पानी जो आपका इस तरह से कोई रिवर है, तो यहाँ पे आपका जितना हाइट पे आप खड़े हैं, जिस लेवल पे पानी जहाँ पे जस्ट टच हो रहा है आपसे, उतनी ही जगह पे यहाँ भी तो टच हो रहा होगा ना। नहीं तो अगर ये इंक्लाइन रहता तो सारा पानी तो इधर फ्लो कर जाता ना। पानी इधर फ्लो नहीं कर रहा है या इधर फ्लो नहीं कर रहा है, पानी सीधा जा रहा है इस तरफ। इसका मतलब है कि ये वाला पानी का लेवल और ये वाला पानी का लेवल दोनों एक बराबर है। ये कभी, क्योंकि ये तो वाटर का प्रॉपर्टी है ना, वो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे अगर सॉइल नहीं लगाते तो यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 रहता। ये लॉस क्यों हुआ, ये लॉस हुआ क्योंकि आप उसको मिट्टी के अंदर से भेजे। अब मिट्टी के अंदर वही सारी कहानी हुई, फैक्टर्स अफेक्टिंग परमिएबिलिटी, वो एक एक करके स्पेसिफिक सरफेस एरिया पे डिपेंड किया, डी पे डिपेंड किया, वॉइड पे डिपेंड किया, किस तरह से डिपेंड किया, आप वो सारी चीज़ें पढ़ लिए। वो सब कहानी होते हुए लास्ट में यहाँ से पानी निकला, और यहाँ पे जो आप पीजोमीटर लगाए थे उस पर आपको मिला कुछ ये वाला हेड। वहाँ से समझ में आया कि HA माइनस HB जो हुआ ये मेरा हेड लॉस हो गया। उसको ये लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ हो गया मेरा, जितना मैं ट्रेवल किया। अगर हम मैनोमीटर पीजोमीटर यहाँ से लगाते और पीजोमीटर यहाँ से निकालते, इस तरह से निकालते, तो मेरा लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ क्या होता, ये वाला होता। अगर वर्टिकल में यहाँ से निकालते तो मेरा लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ ये वाला होता। पानी जहाँ से ट्रेवल करेगा वही लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ होगा। हमेशा ऐसा नहीं कि ये इधर दिखाया है तो इधर ही रहेगा। ये हम इसलिए दिखाएं क्योंकि इस एग्जाम्पल में पानी यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये जो डिस्टेंस इंक्लाइन वाला ट्रेवल कर रहा है ये हो गया मेरा लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ। तो इस डायग्राम में 2 चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए आपको, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ, तीसरा आपको ये डेटम क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, ये हेड लॉस का आपका HA माइनस HB क्लियर हो जाना चाहिए। ये एक कंटेनर में पानी यहाँ इंटर किया, यहाँ से पानी बाहर आया, समझ में आ गया। ये सॉयल का सैंपल था, ये इसलिए इसको हम ब्राउन बनाए हैं ताकि ये सॉयल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपका लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। जब डेटम से बात किए और जितना पानी हम लोग टोटल यहाँ प्रोवाइड किए थे, और जब यहाँ से डेटम से यहाँ पे हम लोगों का पानी टोटल निकला, तो ये जो टोटल जो हम बोल रहे हैं ये कहलाया टोटल हेड। ठीक है, समझ में आना चाहिए कि डेटम से जो टोटल की बात की जा रही है कि जितना जहाँ पे पानी का लेवल था और जहाँ पे पानी मिला वो कहलाएगा टोटल हेड। अब ये कहलाएगा टोटल हेड एट ए, ये कहलाएगा टोटल हेड एट बी, क्योंकि ये दोनों ही टोटल हेड है। तो कौन सा टोटल हेड है, तो ये इसको ए पॉइंट बोल दीजिए, इसको बी पॉइंट बोल दीजिए, ये बी वाला है। तो टोटल हेड एट ए, टोटल हेड एट बी। ठीक है, उसके बाद आप जिस जगह पे जहाँ से आपका रेजिस्टेंस शुरू हुआ था, जो आप एलिवेशन प्रोवाइड किए थे, तो वो वाला क्या कहलाएगा, एलिवेशन हेड कहलाएगा। और यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस ख़त्म हुआ।
इसके पहले ये वाला जो था ये तो पानी के अपने प्रेशर से चल रहा था ना, इसमें तो परमिएबिलिटी का कोई रोल नहीं था। परमिएबिलिटी का रोल आया कि जिस जगह पे आप पानी को सॉइल सैंपल के अंदर जाने दिए और जिस जगह पे पानी निकला, ये दोनों का हाइट में ऑब्वियसली कोई डिफरेंस होगा, पोटेंशियल में डिफरेंस होगा, तभी तो पानी फ्लो कर रहा है ना। तो इस वाले हाइट को डेटम के हिसाब से कहते हैं एलिवेशन हेड। ठीक है, एलिवेशन हेड एट ए हो जाएगा ये वाला, सेम यहाँ पे एलिवेशन हेड एट बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका प्रेशर हेड, ये पानी का प्रेशर यहाँ तक क्योंकि लग रहा है जब तक पानी सॉइल के सैंपल में घुसा नहीं है उस समय तक का जो हाइट है वो प्रेशर हेड हो जाएगा। तो प्रेशर हेड यहाँ भी है तो प्रेशर हेड यहाँ भी होगा, ये प्रेशर हेड एट ए होगा, ये प्रेशर हेड एट बी हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम आपको बोलें कि मेरा टोटल हेड एट ए बराबर टोटल हेड एट बी होना चाहिए, तो क्या क्या होगा? यहाँ पे आप कहेंगे एलिवेशन हेड प्लस प्रेशर हेड, यही दो हेड है, ये टोटल हेड यहाँ से यहाँ तक में इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एलिवेशन हेड एट ए प्लस प्रेशर हेड एट ए, ये मेरा किसके बराबर होना है? यहाँ के बराबर होना है टोटल हेड के। तो कैसे होगा? ये होगा एलिवेशन हेड एट बी प्लस प्रेशर हेड एट बी। ठीक है, अगर हम कहें कि हमको टोटल हेड एट ए निकालना है, ये नहीं निकालना है, इस तरह से मान लीजिए हमको नई रिक्वायरमेंट है, हमको अगर रिक्वायरमेंट है कि हमको टोटल हेड एट ए निकालना है, हमको यहाँ वाले के हाइट निकालना है डेटम के हिसाब से, और डेटा सारा इधर का दिया हुआ हो, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? कुछ नहीं करना है, वही लेवलिंग वाला कॉन्सेप्ट लगाना है कि वर्टिकली आपको क्या करना है, सिर्फ डिस्टेंस ढूंढना है, एक स्केल रखना है, डिस्टेंस ढूंढना है। आपका टोटल हेड का लाइन कौन सा है? ये वाला है, इसी को हम आगे बढ़ा देते हैं। ये क्या, ये टोटल हेड एट ए का ही लाइन है ना। अब यहाँ तक आपको आना है यहाँ से, और डेटा दिया हुआ है ये वाला और ये वाला, और अगर आपको कहीं पे भी क्वेश्चन में बता दिया कि हेड लॉस भी है, तो हेड लॉस का लाइन भी क्या है? ये वाला है, ये इसमें आके जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? हेड लॉस हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि टोटल हेड एट ए इज इक्वल टू प्रेशर हेड एट बी प्लस एलिवेशन हेड एट बी प्लस हेड लॉस, कह सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि ये सब कोई चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ जाता है तो आपको ये एग्ज़ाम में क्या होता है ना, इसके अंदर से क्वेश्चन पूछता है। ये डायग्राम एग्ज़ाम में नहीं गिवन रहेगा, एग्ज़ाम में क्या करेगा, वर्ड्स में डेटा दे देगा। एसएससी में खास करके, एसबीटी में तो आपके सिर्फ न्यूमेरिकल आएगा, इससे तो न्यूमेरिकल आएगा, इसके लिए आपको ये कहानी समझ में आना चाहिए। या नहीं तो आपको पूछ देगा एक्सप्लेन कीजिए प्रेशर हेड, डेटम हेड, टोटल हेड क्या होता है विथ प्रॉपर डायग्राम। तो यही है वो प्रॉपर डायग्राम जो आपको बनाना है एग्जाम में कॉपी में, और ये बना करके आपको ये सारे का जो थ्योरी अभी हम आपको बताएंगे वो सारा आपको क्या करना है, लिखना है, तब जा करके आपका ये एक थ्योरी कंप्लीट होगा। तो हेड के बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है एसबीटी में। एसएससी में क्या करेगा कि यही सारा जो हम आपको स्टोरी सुनाए इसको लिख देगा वो 4 लाइन में या 3 लाइन में, और आपको बोलेगा टोटल हेड एट बी बताइए या प्रेशर हेड एट बी बताइए, और टोटल हेड बता देगा ए का। ठीक है, यहाँ का टोटल हेड बताया आपको ये वाला, अब बोलेगा प्रेशर हेड एट बी बताइए। तो आप ढूंढिए कि और क्या क्या आप निकाल सकते हैं। ए का टोटल हेड बताया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का बता दिया है। ढूंढिए एलिवेशन हेड एट बी कहाँ है, ढूंढिए हेड लॉस कितना हो रहा है, ये दोनों को माइनस कर दीजिए टोटल हेड में से, तो प्रेशर हेड एट बी निकल जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन में ट्रिक करेगा। तो ये डायग्राम अगर समझ में नहीं आएगा तो कितना फॉर्मूला याद रखिएगा। तो फॉर्मूला याद नहीं रखने के लिए हम आपको इस तरह से कॉन्सेप्ट समझाए हैं। अब जब आप जाएंगे अभी थ्योरी में तो आप देखेंगे कि वहाँ सारे वाले हेड के आगे पीछे कुछ ना कुछ उसका एक फॉर्मूला के जैसा, इक्वेशन के जैसा बना हुआ है। अब उसको समझ में आ जाएगा आपको कि रटने का कोई लॉजिक नहीं है, ये वाला डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अब एक काम करते हैं, इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करके फिर उसके बाद आज के लिए इसको ओवर कर देते हैं, क्योंकि फिर ये क्या होगा, लेंदी हो जाएगा अदरवाइज। कुछ कुछ बेसिक चीज़ें बता देते हैं, पाइपिंग वगैरह आज नहीं करेंगे। आज हम क्योंकि अब हेड के बारे में बताए हैं तो हेड के बारे में ही आपको टोटल बता देते हैं। टोटल हेड क्या होता है, अब थ्योरी पढ़िए, सारी चीज़ें आपको पता है, इमेज से थ्योरी पढ़िए। द टोटल हेड एट एनी पॉइंट इन अ फ्लोइंग फ्लूइड इज इक्वल टू, टोटल हेड इज इक्वल टू डेटम प्रेशर प्लस प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड। ये हम लोग कहाँ पढ़े हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में। फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं हम लोग कि पानी के फ्लो के बारे में बात करते हैं।
लेकिन यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी फ्लो करेगा लेकिन सॉइल के अंदर में फ्लो करेगा। तो ये वाला जो इक्वेशन है डेटम प्रेशर प्लस प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड, इसमें ये वेलोसिटी वाला हेड जो होगा ये आपका ज़ीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अब जब पानी फ्लो कर रहा है तो उसका वेलोसिटी नहीं मेज़र किया जा रहा है, वो वेलोसिटी इनसिग्निफिकेंट है, क्योंकि पानी मिट्टी के अंदर से फ्लो करके जा रहा है। हो सकता है उसको 1 ईयर लग जाए 2 मीटर के मिट्टी से बाहर आने में। तो 2 मीटर की मिट्टी से बाहर आने में 1 ईयर लगेगा। उस हिसाब से अगर आप उसका स्पीड जोड़ने लगेंगे, तो अभी हम आपको जब बताएंगे आगे वैल्यू, तो वो स्पीड आप देखेंगे जैसे 1 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से आएगा। तो 1 सेकेंड में इतना कम सेंटीमीटर की वो मेज़र ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए वेलोसिटी हेड को ज़ीरो माना जाता है इसमें सॉइल मैकेनिक्स में। फ्लूइड मैकेनिक्स में वेलोसिटी हेड वाला कॉन्सेप्ट रहेगा, वो वहाँ से कंफ्यूज नहीं करना है। तो हम लोग के पास क्या बचा, डेटम प्रेशर प्लस प्रेशर हेड। अब प्रेशर हेड क्या है, जो हम आपको बता दिए थे कि पानी का जहाँ अपना प्रेशर लगता है। डेटम प्रेशर को ही हम लोग बोलते हैं क्या, इलिवेशन हेड। इलिवेशन हेड मतलब डेटम के ऊपर जितना भी आपका वो सॉइल सैंपल डेटम से ऊपर जितना दूर पे अवेलेबल है, डेटम पे रहता तो कोई प्रेशर नहीं लगता। डेटम से ऊपर आ गया, इसीलिए उसके ऊपर क्या हो गया, एक डेटम का प्रेशर आ गया। मतलब डेटम से जो हाइट था आपका, जो इमेज में हम आपको दिखाते थे कि ऐसे आपका सॉइल सैंपल था और ये डेटम से आपको क्या इतना ऊंचा है, तो इसका जो एक अपना प्रेशर हुआ वो वाला आ गया डेटम प्रेशर। तो हम लोगों का वेलोसिटी हेड ज़ीरो हुआ, तो ये वाला तो हम लोगों का ज़ीरो हो गया। हम लोगों के पास बचा प्रेशर हेड और हम लोगों के पास बचा डेटम प्रेशर, डेट या इसको कह लीजिए आप कि इलिवेशन हेड। ठीक है, हम एग्जाम बोलते हैं, नोट्स में क्या करेंगे ना कि ये डेटम प्रेशर हटा के एलिवेशन हेड ही लिख देंगे। क्यों? क्योंकि इमेज में एलिवेशन हेड और प्रेशर हेड पढ़ रहे हैं आप, तो फिर आपको कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा अदरवाइज। तो टोटल हेड क्या होता है, एलिवेशन हेड प्लस प्रेशर हेड। आपके लिए आपको चाहे तो आप इसको लिखिए, लिख करके ज़ीरो बता दीजिए और फिर दोबारा इक्वल टू करके आप इक्वेशन बता दीजिए कि डेटम एलिवेशन हेड प्लस प्रेशर हेड इज इक्वल टू टोटल हेड। फॉर्मूला में लिखना होगा तो H इज इक्वल टू जेड प्लस पी बाई रो जी। अब जो प्रेशर हेड है वो क्या होगा, अपना जो ग्रेविटी पे और डेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा, तो Z प्लस पी बाई रो जी हो जाएगा। ठीक है, तो H इज इक्वल टू ये वाला मेरा ज़ीरो हो जाएगा। अब हाइड्रोलिक हेड क्या होता है मेरा, कि पानी का मेरा जो हेड है वो कितना है, इट इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द एलिवेशन ऑफ वाटर लेवल्स एट द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ सॉइल मास। सॉयल मास कह लीजिए या डैम के एग्जाम्पल से समझिए, ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पे आप पानी जमा किए थे इतना, यहाँ पे आप पानी जमा किए इतना, ये जो आप पानी के बीच का डिफरेंस आया, इसी को बोल रहे हैं हाइड्रोलिक हेड। ये क्या है, H डिवाइडेड बाई L कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आ जाएगा। सारी चीज़ें बार बार रिकॉल होते रहनी चाहिए। इट इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द एलिवेशन ऑफ वाटर लेवल एट द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ सॉइल मास। ऑब्वियसली इट्स इक्वल टू द लॉस ऑफ हेड थ्रू द सॉइल। ये ऑब्वियसली क्या होगा, लॉस ऑफ हेड के बराबर ही होगा। तो इसीलिए हम लोग हाइड्रोलिक हेड को क्या कह सकते हैं, हेड लॉस कह सकते हैं। हेड लॉस कह सकते हैं, तो यही वाला वैल्यू मेरा हाइड्रोलिक हेड हो गया। द हाइड्रोलिक हेड इज ऑल्सो नोन एज द इफेक्टिव हेड। इसी को इफेक्टिव हेड नाम भी देते हैं। ठीक है, ये हो गया हाइड्रोलिक हेड। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डिस्कस कर चुके हैं, जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। द लॉस ऑफ हेड पर यूनिट लेंथ ऑफ फ्लो थ्रू द सॉइल इज नोन एज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। आई इज इक्वल टू H बाई L। L क्या है, लेंथ ऑफ सॉइल स्पेसिमन या लेंथ ऑफ जो हम लोगों का जो पाथ होगा, या पाथ कह लीजिए, लेंथ ऑफ पाथ। ठीक है, H हो गया हम लोगों का हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। नेक्स्ट है आपका परकुलेशन। अब परकुलेशन सीपेज, ये वाले को अभी इसलिए छोड़ दीजिए क्योंकि अभी ये डिस्चार्ज वेलोसिटी, सीपेज वेलोसिटी, अभी हम आपको ये सारी कोई भी स्टोरी नहीं बताए हैं। तो फिर अभी अगर हम परकुलेशन बताने लगेंगे तो फिर आपका टाइम उसमें ज़्यादा किल हो जाएगा, क्योंकि हमको पहले, अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में पहले आपको सीपेज वाली बातें समझानी होंगी, क्या होता है सीपेज। फिर उसके बाद जाकर के हम लोग बात करेंगे कि ये परकुलेशन वाला क्या होगा, फिर इसको हम लोग यहाँ पे क्यों किए, फिर सीपेज वेलोसिटी कैसे निकाले, वो आपको Q बाई एन हो जाता है सीपेज वेलोसिटी, ये सॉरी V बाई एन हो जाता है। ये N क्या होता है, परमिएबिलिटी होता है, पोरोसिटी। तो ये क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में लेक्चर डिस्कस करेंगे पहले, उसके बाद फिर हम लोग ये वाले टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है कि कल वाले लेक्चर के बाद हम लोगों का ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, हम लोगों का यहाँ कांस्टेंट हेड और फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी टेस्ट तक का डिस्कशन। इसका मतलब है कि हम लोगों का परमिएबिलिटी होपफुली नेक्स्ट वाले लेक्चर तक में एंड हो जाना चाहिए। अगर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम सीपेज वाले में नहीं लगेगा तो 10-15 मिनट अगर उधर लगता है तो 45 मिनट्स में हम यहाँ दोनों टेस्ट डिस्कस कर देंगे। तो हम लोगों का कल या परसों वाले लेक्चर में परमिएबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा, थ्योरी। फिर उसके बाद उसके छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल्स होगा वो कर लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे सीपेज की तरफ में। तो आई होप कि आज का जो ये डिस्कशन था परमिएबिलिटी का, आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।